गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स 11 पर मैं संतोष कुमार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, वक्त गवाए बिना लौटते हैं अपने टॉपिक पे। आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं समझता हूँ इस बात को। वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा, हिंदी में कार्य एवं ऊर्जा। चलिए सबसे पहले मैं एनर्जी को डिफाइन कर लूँ। एनर्जी होता क्या है, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क नोन एज एनर्जी। पहली बात तो ये एनर्जी जो है वो स्केलर है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में मैंने बताया था, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आपके लेवल में आगे चल के आप टेंसर क्वांटिटी भी पढ़िएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन आपके लेवल में अभी तक वेक्टर 2 पार्ट में, स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में, स्केलर एंड वेक्टर। सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट। तो एनर्जी को डिफाइन करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पूरा टर्म मैंने दिया है, फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा है, वेक्टर और स्केलर में। तो एनर्जी क्या है? स्केलर। तो मैंने पूरा एक नाम दिया है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क नोन एज एनर्जी। किसी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी कहाँ से निकल कर आती है? एनर्जी से निकल कर आती है। तो आप एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क नोन एज एनर्जी। किसी कार्य करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है, जो फैक्टर है, वो क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आइए, अगर ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एसआई यूनिट भी होगा। तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल। इसका सीजीएस में, यानी कि जब मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में हो तो ऐसा यूनिट, उसमें इसका हो गया जूल। और जब सीजीएस में जाते हैं, यानी क्या, मास ग्राम में, लेंथ जो हो गया सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में, तब यूनिट अर्ग हो जाता है। तो एसआई में जूल और आपका सीजीएस में अर्ग हो गया। ठीक है, अब एक फैक्टर है जो दोनों को आपस में जोड़ता है, कन्वर्जन फैक्टर, जो मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन के पिछले क्लास में बताया भी था कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर, वो मैंने ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उस पर आप जा करके ये दोबारा देख सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो m मास, l लेंथ, t टाइम। mlt के टर्म में इसको लिखेंगे m l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी है तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, काउंट करना मुश्किल है। जितना इनलिस्टेड हो सकता था मैंने बताया, उसके बाद ईटीसी कर दिया। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एज फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी, जब हीट करते हैं किसी चीज़ को, वाटर को हीट करते हैं, उससे क्या निकलता है? आपका जो उष्मा निकलती है वही क्या होगा? थर्मल एनर्जी है। सोलर एनर्जी, जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा, जिसे आप सोलर सेल के द्वारा क्या करते हैं, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी ये एज ए हीट एनर्जी है जो सूर्य से आपको प्राप्त होती है, और सेल के थ्रू आप कन्वर्ट करके क्या करते हैं, आप लालटेन जलाते हैं, गैस का प्रोडक्शन करके आप खाना बनाते हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी होता है जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में काम होता है। ठीक है, ये आपका R&D वाले डिपार्टमेंट में भी यूज होता है। फिर केमिकल एनर्जी हो गया, जिसमें बैटरी वगैरह, सेल वगैरह देखते हैं, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की जो छोटे छोटे सेल्स आते हैं, या बड़ी वाली जो बैटरी आती है, बैटरा टाइप की बैटरी आती है, वहाँ पर आपका केमिकल एनर्जी का यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और बॉडी। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, समय के साथ अपना क्या कर रहा है, स्थान परिवर्तन कर रहा है, उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी उसमें एसोसिएटेड होती है। यानी कि मोशन के साथ जब एसोसिएटेड रहेगा वेलोसिटी एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप mv² से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप किसके थ्रू जानते हैं? mv² के थ्रू जानते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी अपने पोजिशन के कारण, पार्टिकल के अपने पोजिशन के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहती है, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर आप h मीटर हाइट पर लाते हैं, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है? mgh। तो ये हो गया आपका mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत सारा पार्ट है, उसमें से एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh से डिनोटेड होता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका किस वैल्यू होता है कितनी? 9.8। जब मैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में जाऊंगा तो बताऊंगा। और h क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये mgh के बराबर हो गया। उसके बाद आती है विंड एनर्जी, यानी जो वायु के कारण
होती है एनर्जी। जैसे आप टरबाइन वगैरह चलाते हैं, आप रेगिस्तान वाली जगह में, यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, गुजरात वाला कच्छ का एरिया हो गया, वहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े क्या करते हैं, फैन लगाए जाते हैं। और वो फैन जब हवा के दबाव के कारण मूवमेंट होता है तो उस रोटेशनल एनर्जी को क्या करते हैं, विंड एनर्जी को फिर रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, टरबाइन वगैरह चला सकते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर विंड एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए मैंने लिख दिया है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन ETC। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी आपके सामने वो आती जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, ठीक है। उस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका एनर्जी से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के बाद वर्क पर आते हैं। तो वर्क डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वाया द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी बॉडी पे जब एक फोर्स आप लगाइएगा, तो जब फोर्स लगाइएगा तो वो बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, अपने स्थान से क्या होगी, दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो जैसे इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो इसका मतलब हुआ उस बॉडी पर उस फोर्स के द्वारा कोई काम किया गया, उस बॉडी पर उस फोर्स के द्वारा कोई कार्य किया गया, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल और बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, यानी डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, डॉट का प्रोडक्ट है। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे कैसे हो सकता है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट वाले जिसको बोल देते थे उसको स्केलर बोलते थे, और जो क्रॉस वाले थे उसको मैंने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट होता है। डॉट वाले जो प्रोडक्ट है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट थे, उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है, स्केलर होता है। और क्रॉस वाले का जो होता है, ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा यू कैप एन, यानी ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ये वही होगा ए बी साइन थीटा का डायरेक्शन होगा वो, ठीक है। तो इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल और बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। तो कोई फोर्स जब किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर लगाइएगा, उसके कारण जो वो पिंड या वस्तु या ऑब्जेक्ट अपना स्थान ट्रांसफर करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वर्क डन, वर्क डन, यानी उस पर कार्य किया गया। लौट के आते हैं SI यूनिट में। तो SI यूनिट सिंपली MKS सिस्टम में क्या होगा, जूल होगा, और CGS में अर्ग होगा, यानी एनर्जी और वर्क दोनों का SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो आपका जूल का ट्रांसफॉर्मेशन अर्ग में मैंने लिखा है, और डायमेंशन भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इतना तक क्लियर है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हुआ वर्क डन इक्वल्स F डॉट डी आर, F डॉट डी आर, ये एक फॉर्मूला है। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये इंटू डिस्प्लेसमेंट ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। फोर्स है ये, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाइड होगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाइड होगा, वो इधर स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। स्केलर या डॉट होगा तो रिजल्टेंट स्केलर होगा, क्रॉस होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डॉट है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो W इक्वल टू F डॉट R है। इसका मतलब है वर्क डन क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, किसका, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण वो बॉडी कितना अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, वही है वर्क डन, ठीक है। और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिएगा, जब आप हम जब काम करेंगे तो ये हमेशा जो है आपका डिस्क्रीट फॉर्म नहीं होगा, डिफरेंशियल फॉर्म भी होगा, जहां पर जो वस्तु है वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तन करेगा। और वहां पर हम करेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, F डॉट डी आर। चलिए, तो ये रहा वर्क एंड एनर्जी पर एक छोटा सा इंट्रो। तो अभी तक क्लास की जर्नी ये थी कि वर्क एंड एनर्जी में मैंने एनर्जी डिफाइन की, एनर्जी की SI यूनिट, CGS यूनिट आपको बताई, अर्ग और जूल में रिलेशन जो प्रीवियस जो यूनिट एंड डायमेंशन वाले क्लास से थे उससे मैंने लिखा 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग।
उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला लिखा ml²t⁻²। उसके बाद लौट के आए वर्क पे, वर्क को डिफाइन किया, फिर से डायमेंशनल फार्मूला, फिर से यूनिट एंड सो ऑन। उसके बाद एक फार्मूला लिखा W = F.dr, और मैंने बताया कि F.dr यानी स्केलर प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट भी क्या हो गया, स्केलर हो गया, तो वर्क डन क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी। अब आइए एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी ये है कि 3 केस है, 1 2 3। कंडीशन क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जब फ्रिक्शन के चैप्टर में जाएंगे तो पता चलेगा फ्रिक्शनलेस और विद फ्रिक्शन वाले सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और वो सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पर, अपने ऊपर फिसलते हुए ऑब्जेक्ट पर किस तरह के फोर्सेस अप्लाई करता है, वो बात का चैप्टर है। पहले यहाँ आते हैं, फ्रिक्शनलेस कांस्टेंट सरफेस है, इसका मतलब म्यू = 0 है। म्यू क्या है, कैसे है, सब आगे पढ़ते चलेंगे। फिलहाल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पर 3 केस है, एक यहाँ है, यहाँ और यहाँ। एक बॉडी है, मास m है, मास m है, मास m है। तीनों में एक बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है और जो मास m है। अब स्थिति ये है कि एक बॉडी पहले पे x एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लगाते हैं F, पहले बॉडी पे x एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लगाते हैं F, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी x की तरफ हो रहा है, फोर्स भी x लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस की स्थिति ये है कि ये बॉडी m फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है, इस पर एक फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स अलोंग x एक्सिस नहीं है, ये फोर्स अलोंग x एक्सिस नहीं है, ये फोर्स समवॉट एंगल थीटा के साथ, x एक्सिस का थीटा के साथ क्या कर रहा है, लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब इस बॉडी में आप एक रस्सी बांधे और इस रस्सी को इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इस बॉडी पर एक रस्सी बांधे इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो फोर्स किधर लगा, x एक्सिस के अलोंग। दूसरे केस में क्या है कि बॉडी में आप रस्सी तो बांध दी, लेकिन इधर ना खींच करके किसी एंगल थीटा पर इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, किसी एंगल थीटा पर आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन बॉडी का मूवमेंट एक्स एक्सिस की तरफ ही हो रहा है, इसलिए मैंने dr का डायरेक्शन इधर दिखाया है। आप dr लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, क्योंकि x के अलोंग है, x के अलोंग है तो इसको आप dx भी लिख सकते हैं और dr भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में dx क्या, ये हो गया। और तीसरा जो केस स्टडी है वो ये है कि m फ्रिक्शनलेस सरफेस, ब्लॉक m फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द बॉडी है, यानी एकदम हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ, यानी कि बॉडी पर मैंने रस्सी बांधी उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन बॉडी का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। आप सोचिएगा ये कैसे संभव है कि बॉडी तो ऊपर खींच रहे हैं, जा इधर रहा है। मैंने ये समझाने के लिए आपको इस बॉडी पर एक फोर्स ऊपर दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर एक ही यही फोर्स होगा, हो सकता है इस पर और भी दूसरा कोई फोर्स लग रहा होगा जो जिसके रिजल्टेंट उस फोर्स, सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के कारण बॉडी क्या कर रही है, एक्स की तरफ मूवमेंट कर रही है। यानी तीनों केस में 1 2 3 तीनों केस में बॉडी का मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन फोर्स जो है तीनों केस में अलग अलग है, एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक थीटा के साथ झुकाव के साथ है और एक परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। चलिए तीनों केस में अगर हम W लिखना चाहें तो कैसे होगा, W इक्वल टू, इसमें अगर मान लीजिए W1 बोलते हैं, फर्स्ट केस में अगर W1 बोलते हैं तो क्या लिखेंगे, F डॉट किसके, dr के, F.dr इंटीग्रेशन में अंदर रखिए। चलिए डिफरेंशियल में हम काम करें तो इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। अब देखिए F का डायरेक्शन इधर और dr का भी डायरेक्शन इधर, F का डायरेक्शन इधर और dr का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, दोनों के एंगल बीच के में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, तो ये हो गया F.dr cos कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, F.dr, क्योंकि cos 0 बराबर 1, तो ये पहला केस था। दूसरा केस में आते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको बोलते हैं वर्क डन 2, क्योंकि दूसरे बॉडी पर है तो वर्क डन 2, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, डिफरेंशियल नेचर में काम करते हैं, तो F लिखेंगे डॉट dr लिखेंगे, डॉट dr लिखेंगे। यहाँ लौट के आइए, यहाँ पर F और dr के बीच में कितना एंगल, F इधर जा रहा है, dr इधर है, F इधर dr इधर, तो कितना एंगल, थीटा, तो इंटीग्रेशन के अंदर कितना हो जाएगा, F.dr cos थीटा, F.dr cos थीटा। तीसरे केस में आइए W3, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन F डॉट dr, सेम फॉर्मूला। यहां पर आइए F और dr में कितना डिग्री का एंगल,
एफ इधर डी आर इधर, ध्यान दीजिए एफ इधर डी आर इधर, एफ इधर डी आर इधर, एंगल कितना बोथ के बीच में कितना एंगल, डी आर इधर और एफ इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी आर इंटू 0 बराबर 0, यानी वर्क डन 0 बराबर 3, W3 बराबर 0, W2 बराबर ये और W1 बराबर ये। तो वर्क डन ऑन अ पार्टिकल और अ बॉडी और अ मास इक्वल्स एफ डॉट डी आर, यानी डॉट प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्सेस ऑन द पार्टिकल डॉट डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द पार्टिकल ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स एफ। तो ये तीनों केस था केस स्टडी में, केस 1, केस 2 और केस 3। तीनों में आप देख रहे हैं कि वर्क डन अपॉन द पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स एफ कितना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डी आर, यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस थीटा, और इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसके क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस क्लास को यहीं रोकूंगा। अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक दूसरे को रिलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है वो आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।